वेलकम बैक गाइस टू मीडिया मस्ती। एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम मीडिया सेक्टर के अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं और उनकी नॉलेज उनसे पूछ के उनसे नॉलेज शेयर करते हैं, सीखते हैं ताकि आप अपने मीडिया करियर में आगे बढ़ पाएं। और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं हरिशंकर सोनी सर, जो कि फाउंडर है मीडिया एग्जाम्स के। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा आई वुड से एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू बहुत सारे बच्चे बच्चे पिछले कुछ सालों में आईआईएमसी और अपने अपने जितने भी देश में बड़े मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जा पाए हैं। सर की गाइडेंस के थ्रू हमें भी ये मौका मिला कि हम भी आईआईएमसी जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाएं। तो सर, अपने बारे में थोड़ा दो शब्द आप भी बताएं प्लीज। जी, जैसा आपने कहा कि मेरा नाम हरिशंकर सोनी है और मैं राजस्थान राज्य से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन राजस्थान से ही कंप्लीट की। और उसके बाद आईएमसी में हो सकता है होता ना संयोग वाली बात। पता नहीं कैसे मास कम्युनिकेशन जो कि सब्जेक्ट दिमाग में ही नहीं था कहीं। ठीक है, और आज उसको पढ़ते पढ़ाते हुए काफ़ी साल बीत चुके हैं, ये पता नहीं चला कब कैसे क्या हो गया। तो ये नियति का खेल कहें या पता नहीं कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है ना उसमें आप कई बार कहते हैं ना कि अपने आप चले जाते हो। तो आईएमसी के बारे में सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। फिर थोड़ा ही ऑनलाइन सर्च किया, जैसे आप सब लोग जानते हैं आईएमसी के बारे में, वैसे मैं ही था। तो अच्छे से बस खुद पढ़ाई की। फिर ये भी नहीं पता चला कब एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गया, बिल्कुल पता नहीं चला, है ना। तो धीरे धीरे करते हुए जो आप करना चाहते हो ना वो धीरे धीरे आपसे होता चला जाता है और वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। अभी जो मीडिया एग्जाम्स का प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, ये केवल ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने ये बनाया है, ये स्टूडेंट्स ने मिल के बनाया है। क्योंकि उनको एक नीड थी और उसमें लीडर के तौर पे एक तरीके से मैं आप कह सकते हैं कि मेरे को आगे किया हुआ है। लेकिन मीडिया एग्जाम्स केवल हरिशंकर सोनी से नहीं जाना जाता है, उससे पढ़े हुए जो जितने बच्चे हैं उन लोगों का ही ये प्लेटफॉर्म है। और उनकी बदौलत ही ये जो है चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जैसा आपने कहा कि काफ़ी सारे बच्चे पहुंच चुके हैं और अभी भी प्रोग्रेस में है, बढ़ते हुए जो है जा रहा है। काफ़ी अच्छा चल रहा है सब कुछ। जी। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली आपने आईएमसी के बाद आपका इतना मतलब अभी तक काफी लंबा करियर रहा है। आपके पास बहुत ऑप्शंस आए होंगे कि आप किसी बड़े एमएनसी में जा सकते हैं या किसी बड़ी अच्छी कंपनी में जा सकते हैं। तो आपने मतलब उसको छोड़कर, उस लाविश हम्म। लाइफ को या अच्छे करियर को छोड़कर आपको ऐसा क्या थॉट, आपके क्या विजन था जिससे आपने सोचा कि मैं मीडिया एग्जाम से अपना कुछ एक उद्यम स्टार्ट करूँ, एक बिजनेस स्टार्ट करूँ। नहीं, जैसा मैंने कहा ना कि जो आप करना चाहते हैं और जो आपके अंदर कुछ ना कुछ होता है ना जिस चीज़ के लिए, वो धीरे धीरे आपको खुद पता नहीं चलता, आप उसकी प्रति जो अट्रैक्शन आपका बनता रहता है। जैसे कि मैं एबीपी न्यूज़ के साथ में काम करता था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। तो उसमें वो फ्रीलांसिंग काम था। और मैं थोड़ा सा उस समय क्या है कि जैसे आईएमसी में बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के एस्पायरेंट्स होते हैं, मैं भी उनमें से एक था ना, मेरा रिटन एग्जाम था उस समय। तो मैं आईएमसी के इतना वो इंक्लाइन नहीं था, यूपीएससी मेरा एक मेन विजन था। तो जब यूपीएससी दिमाग में होता है ना तब आपको ये जॉब नहीं दिख रही होती, भले ही आप आईएमसी में पढ़ लें। आप देखिए बहुत सारे ऐसे, बड़ा नंबर में बता सकता हूँ, आईएमसी में पढ़ने के बाद वो अभी भी फिर से यूपीएससी की तैयारी में लग गए हैं। ठीक है। तो मैं भी एक उस तरह का एस्पिरेंट था। हालांकि जॉब उस समय लगी थी सबसे पहले इन शॉर्ट में, ऑफ कैंपस ही, प्लेसमेंट स्टार्ट होने से पहले ही। लेकिन जब मैंने अपनी वहाँ पे अपनी बीट मांगी कि मेरे को कुछ बढ़िया बीट दो, तो उस समय क्या है, पब्लिक ऐप लॉन्च हो रही थी तो उसके लिए वो हायर कर रहे थे अच्छी खासी संख्या में। तो प्लेसमेंट बड़ा आसान था हमारे लिए उस समय और हो चुका था प्लेसमेंट तो। लेकिन वो लोकल वाला जो खबर वाला वो जो काम दिखाया है, तो अब एक यूपीएससी एस्पायरेंट को आप ये कहेंगे कि घोड़ी जो है छत पे चढ़ गई, ऐसा कुछ वर्ड्स बता दोगे तो वो कहेगा कि यार ये क्या है। तो उसकी वजह से जो है फिर मेरा इंटरेस्ट उसमें रहा नहीं। ठीक है, हालांकि मास कम्युनिकेशन एज ए सब्जेक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है। लेकिन जब वो काम पे आते हैं ना कि आपको केवल लोकल खबरें करनी है, ऑनलाइन कॉपी पेस्ट वाली खबरें करनी है, तो जो चीज़ आपके अंदर है, मेरे अंदर ये था कि मेरे को ये कॉपी पेस्ट वाला काम, लोकल ये सब काम नहीं करना, तो मैं नहीं कर पाया, ऑटोमेटिकली नहीं कर पाया। वो चीज़ अपने आप हो जाती है जो आप करना चाहते हो ना, वो आप अपने उस हिसाब से निर्णय करते चले जाते हो और आपका वो रास्ता बनता जाता है। किसी को नहीं पता कि आप कैसे क्या करेंगे, है ना। तो वो धीरे धीरे करके जाता है, उसका कोई फिक्स पाथ नहीं है।
सर आपने अपना मतलब जर्नी बताया अब तक का, कैसे मतलब, क्योंकि आपने काफ़ी बैचेस को अब तक ट्रेन किया है कि सीयूटी क्लियर करके कैसे आप आईएमसी में जा सकते हैं। तो अब सीयूटी 2025 जो आ रहा है, हर साल आईएमसी के पेपर में कुछ ना कुछ, जो सीयूटी का पेपर आता है कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। हम्म। तो अभी सीयूईटी 2025 के लिए आप क्या एक गाइडेंस दे सकते हैं स्टूडेंट्स को? कोई नया बच्चा जो देख रहा है, जिसे कुछ नहीं पता आईएमसी के, आईएमसी या किसी और मीडिया संस्थान के बारे में, किसी टीयर 2 टीयर 3 सिटी में बैठ के अगर कोई सोचता है कि मैं मीडिया में आऊँ या आईएमसी में आऊँ या किसी भी बड़े कॉलेज में मीडिया से रिलेटेड, तो उसको उसके लिए आप प्लीज़ थोड़ा बताएं कि क्या स्ट्रैटेजी है कि वो सीयूईटी 2025 निकाल पाए कुछ डिफरेंट, जिससे वो, अगर वो मान लीजिए रिसोर्सेज उसके पास कम भी है तो भी वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है। देखो इसमें, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक एनटीए का शेड्यूल आया नहीं है 2025 का। 2024 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए 23 के अंदर 15 सितंबर 2023 को जो है शेड्यूल आ चुका था, जहाँ तक मेरे को याद है। अब इस बार क्या है कि थोड़ा सा ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि आज आप देखिए हम 12 अक्टूबर को ये सेशन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एक महीना और हमने वेट कर लिया है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन अभी भी हमें एग्जैक्टली वो अप्रोक्सीमेट जो एक डेट होती है वो नहीं पता। ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम मान के चले तो मार्च 2025 में आपका एग्जाम है। ठीक है। करीब 4.5 महीने का समय अभी रहा है प्रिपरेशन में। ठीक है। उसमें 3 महीने तो आप मान के चलो कि पूरा सिलेबस देखने में लग जाते हैं, 2 महीने प्रैक्टिस के, ऐसे करके 5 महीना आप उसमें मानो। तो अब इस चीज़ में आप देखिए कि आपको, जैसे मेरी स्ट्रेटजी है ना, कि एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आपका एक सिलेबस पूरा डन होना चाहिए, जिसमें आप ये कह सकें कि हाँ मैंने जो है बड़े न्यूज़पेपर्स की हिस्ट्री पढ़ ली है, मैंने रेडियो की हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने दूरदर्शन की हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने पब्लिक रिलेशंस की थ्योरी पढ़ ली है, मैंने एडवर्टाइजिंग की थ्योरी पढ़ ली है, मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आते हैं वो पढ़ लिए हैं, जो बेसिक एमसीक्यूज हैं वो सारे देख लिए हैं। 2016 से लेके अब तक कैसे 2024 तक के पेपर्स हैं वो सारे देख लिए हैं। सीयूईटी पीजी के साथ में मैं यूजी के पेपर भी देख चुका हूँ। ठीक है। कुछ अलग अदर भी पेपर्स बहुत सारे पड़े रहते हैं, तो वो सब भी आप देख चुके हैं। ये सब काम बेसिक है, किसी भी स्टूडेंट को करना ही पड़ता है। अब इसके बाद में बात आती है कि धीरे धीरे करके आप अपने नॉलेज को बूस्ट अप करते हैं, जिसमें आप जीके पे उतरते हैं। अब जीके जीएस की बात करें तो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, कल्चर है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, आईसीटी एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है इस एग्जाम में। तो ये सारे टॉपिक्स पर आप धीरे धीरे करके पैरेलल तरीके से चलते रहते हैं। इसी के साथ साथ में एक बड़ा एक टॉपिक निकल के आ जाता है, जो अपने आप में अच्छा खासा वेटेज रखता है, वो है करंट अफेयर्स। वो भी पैरेलल तरीके से न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, ऑनलाइन वेबसाइट्स में, सोशल मीडिया के थॉट, या कहीं ना कहीं आप जो है करंट अफेयर्स से भी जुड़े रहते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। तो जैसा मैंने कहा कि मीडिया से जुड़े हुए सारे टॉपिक या सब्जेक्ट जो भी आप कहना चाहें, जीएस जीके से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक सब्जेक्ट्स निकल के आते हैं वो, और करंट अफेयर जैसा एक अपने आप में एक टॉपिक है, तो उसको जो है आप किस तरीके से साथ में लेके चल रहे हैं। और ये आपको तभी समझ में आता है जब आपने पीवाईक्यू सारे देख ली हो, जब आपने पीवाईक्यूज का एनालिसिस देख लिया हो। आप देखिए मैंने आज तक जितनी भी एनालिसिस वीडियो बनाई है किसी पेपर की, मैं हमेशा पीवाईक्यूज पर फोकस ज़्यादा करता हूँ। क्योंकि आप सीयूटी पीजी का सिलेबस देखिए, केवल 6 लाइन का एक ऑफिशियल सिलेबस है, जो पिछले एक एक दशक से जो है चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। 6 लाइन का सिलेबस है जिसका कुछ आप निकाल नहीं सकते। इससे अच्छा सीयूटी यूजी का ही सिलेबस है, कुछ है तो सही। लेकिन जो अच्छा एनालिसिस निकल के आ सकता है वो पीवाईक्यू से निकल के आ सकता है। तो जैसे मैंने टॉपिक्स बताए, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अब आप उसको चाहे जहां मर्जी से पढ़ें, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें, अपने लेवल पे पढ़ें। बहुत सारे मीडिया बैकग्राउंड के बच्चे भी होते हैं, तो वो अपना मीडिया का वैसे जो नोट्स है उसको उठा लेते हैं, या जीएसजी के उनका हो सकता है स्ट्रांग होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग अपनी प्रिपरेशन भी, सेल्फ प्रिपरेशन भी अच्छी कर लेते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जी। ठीक है सर, तो मतलब अगर एक बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है, मैगजीन्स पढ़ रहा है ना, अपडेटेड है करंट अफेयर से, हिस्ट्री अच्छी उसको आती है, वो सब कर रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर मान लीजिए कि, क्योंकि आपने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है, कैसे अवॉइड किया जा सकता है टू स्कोर बेटर इन सीयूईटी। हम्म। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो, अब क्या होता है ना कि किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है।
तो कुछ बच्चे ये कहते हैं यार ये तो मेरे को आता है। तो जो आता है तो या तो वो उसकी रिवीजन छोड़ देते हैं, जो नहीं आता तो उसके लिए वो ढंग की जगह से नहीं पढ़ते। अब जैसे हमारे पास कुछ एसएससी और यूपीएससी के बच्चे आते हैं। अब 2024 वाले पेपर में तो जीएसजी के फिर भी ठीक था, 22 वाले में पार्ट ए था तो फिर उतना वो नहीं हुआ। लेकिन अगर इस बार के 2025 के पेपर में मान लो कि मीडिया सेगमेंट अच्छा खासा आ गया, ठीक है, क्योंकि उसके पैटर्न का कुछ फिक्स नहीं है कि जीएस ज़्यादा पूछेंगे कि मीडिया सेगमेंट से जुड़े हुए ज़्यादा पूछेंगे। तो मान लीजिए अब वो बच्चा ऐसा है जो जीएस के अच्छा समझता है, तो वो मीडिया सेगमेंट को जो है बहुत लाइटली कर लेगा कि ऑनलाइन कहीं भी कुछ मटेरियल मिल गया, देख लिया पढ़ लिया, तो वो उसको लाइटली मान लीजिए करके चला जाता है। और फिर और और फिर पता चला कि मीडिया सेगमेंट जो है एग्जाम में ज़्यादा आ गया, तो फिर उसकी तो बैंड बज गई ना, है कि नहीं है ना। तो अब उसने उसकी स्ट्रेटजी वो फेल हो गई। तो उसको ये समझना चाहिए कि पेपर का जो पैटर्न है वो कितना भी ऊपर नीचे हो सकता है, आंटी ये अपने नेचर में बहुत डिफरेंशिएशन रखता है, अपना एक नेचर फॉलो नहीं करके चलता है। ठीक है, आप यूजीसी नेट के पेपर देखिए, 2016 का पेपर देखिए, 2024 का पेपर देखिए, बड़ा उसमें जो है चेंज आया है। पहले छोटे छोटे टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन होते थे, जैसे मैं मेरा एक फेमस एग्जांपल है कि पहले क्वेश्चन आते थे कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, बस डायरेक्टली टिक किया पेरिस। तो ये इतना सिंपल नहीं आता है, अब क्वेश्चन इतना लेंदी आता है कि 1 मिनट तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ते हो कि क्वेश्चन है क्या, उसमें ऑप्शन है क्या, इतना लेंदी जो है पेपर आता है जिसमें आपको पढ़ना ज्यादा पड़ता है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन पता चलेगा कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, पेरिस, इसमें 5 से 6 सेकंड लगे हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है जिसमें 1 मिनट तो केवल पढ़ने का लग रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है टाइम मैनेजमेंट, उसके लिए आपको अच्छी खासी क्या करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है और प्लस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ आप दिमाग चला के आंसर तो कर सकते हो, लेकिन बात यह है कि दिमाग बहुत कम टाइम में चलाना है। ठीक है, तो वो जो अपनी स्पीड है ना, जैसे अब क्या है कि अगर हम फुटबॉल की बात करें, बहुत अच्छा गेम है, तो उसमें गोल का भी टाइम होता है। ठीक है, आप ऐसे नहीं है कि सुबह से शाम तक भागते रहो, तो उसमें फिक्स टाइम है। आपके आपके पास एक टाइम मिला है, आपके पास एक फिक्स एनर्जी है, आप उतना ही कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बच्चा जिसको दिन के 4 से 5 घंटे बन रहे हैं, अगर वो ये सोचेगा कि मैं पूरी तरह से जो है मैं, अब देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जीएसजी के स्ट्रोंग नहीं है और मीडिया सेगमेंट भी उन्होंने अपना उनका वो बैकग्राउंड नहीं है, अब वो मान लीजिए सेल्फ प्रिपरेशन करेगा, तो उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी, वो कर सकता है, वो दिक्कत उसके साथ में आएगी टाइम मैनेजमेंट की। वो उतने टाइम में उतना नहीं कर पाएगा। अब कहीं पर टू द पॉइंट कंटेंट है, कहीं पर टेस्ट सीरीज है, अगर वो सोच रहा है कि मेरे को किसी को कोचिंग का 1 रुपया नहीं देना और मुझे खुद से करनी है, तो उसको टाइम चाहिए। फिर जो काम कोचिंग लेके आप 3 से 4 घंटे में कर सकते हैं, फिर आपको 7 से 8 घंटे पर डे के देने पड़ेंगे, तब जाके वो निकल के आएगा। तो वो इस तरीके से जो है बच्चों का अलग अलग माइंडसेट होता है। सेल्फ प्रिपरेशन कुछ लोगों के लिए अच्छा है, जैसे जो अच्छे से मान लीजिए अपने सब्जेक्ट पे पकड़ रखता है, जो पूछा जा रहा है उसमें उसकी पकड़ है, तो उसको नीड नहीं है। नीड किसको है, जिसका वीक है पॉइंट। जैसे हम मीडिया सेगमेंट जो है मेनली पढ़ाते हैं, अगर मीडिया सेगमेंट का वो नहीं है बंदा, मीडिया बैकग्राउंड से नहीं है, तो उसके लिए फिर बहुत जरूरी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेल्फ प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, जो फेमस रिसोर्सेज है जो बाकी सब बच्चे कर रहे हैं, कम से कम आपने वो कर लिया कि नहीं कर लिया। ठीक है, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि टाइम मैनेजमेंट को ठीक करना होता है एग्जाम में। ठीक है, 75 क्वेश्चन आते हैं आजकल सीयूईटी के लगभग सभी एग्जाम में, और उन 75 क्वेश्चन के लिए आपको 115 का टाइम मिलता है। ठीक है, मतलब पूरे 2 घंटे भी 105 मिनट, शायद मेरे, हाँ 15 मिनट कम हो गया ना, 105 मिनट का टाइम आपको मिलता है, 105 मिनट्स का। तो 2 घंटे से भी 15 मिनट कम कर दिया आप। तो 75 क्वेश्चन आपको 105 मिनट में जो करने हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो आपके हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और उनको लगता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया, अब तो मैं एग्जाम में अच्छा कर दूंगा। अब वो एग्जाम पहली बार अटेम्प्ट कर रहा है, वो भी सीबीटी मोड का, तो उसको वैसे ही जो है उस समय जब आप एग्जाम सेंटर पे बैठे होता ना और आप वेट कर रहे होते हो पेपर की स्टार्ट करने का, तब सारे जो है कर्म फल जो कि है ना वो याद आते हैं कि यार मेरे को उस समय ऐसा कर लेना चाहिए था,
हाँ, मैं ऐसा कर लेता तो ठीक था, है ना। वो सब कुछ बाद में याद आता है, पहले याद नहीं आता। अब जैसे हमारे यहाँ पे बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे क्या है, पैसे बचाने के चक्कर में रहते हैं कि सर की कोर्स की जो फीस है वो लास्ट में जाके कम होती है, तो हम क्या करेंगे कि लास्ट में ज्वाइन कर लेंगे जब टेस्ट सीरीज चलेगी। फिर वो लास्ट में वो हमारे पास आता है तो कंटेंट पूरा कर नहीं पाता। फिर वो एग्जाम में जब कुछ नंबरों से रह जाता है तो फिर वो ये कहता है कि अरे सर, अरे मैं 10 दिन पहले और आया होता ना आपके पास, 10 दिन पहले आ गया होता ना, तो सर मेरा तो हो ही जाता, बस 10 दिन कम पढ़ लिया मैंने। तो ये सब बहुत सारी मिस्टेक्स है ना। 105 मिनट में 75 क्वेश्चन क्या कैसे करोगे, डायरेक्टली इसके बारे में सोचोगे तो डायरेक्ट आपको खुद समझ में आने लगेगा कि मेरे को इसमें क्या क्या करने की जरूरत है। एक तो टू द पॉइंट पढ़ने की जरूरत है, टाइम बचाने की जरूरत है, और जो क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होती है ना, सबसे बड़ी मिस्टेक ही यही होती है कि क्वेश्चन आप ठीक से नहीं पढ़ पाते, है ना। बच्चा जो है उसमें कई बार जल्दबाजी करता है, क्योंकि आदत नहीं होती है ना एमसीक्यू सोल्व करने की। आप कितना भी कर लीजिए, केवल आप नॉलेज के बेसिस पे एग्जाम नहीं निकाल सकते। ठीक है, आपको एलिमिनेशन मेथड का जो है यूज करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। विराट कोहली को पता है शॉट कैसे लगेगा, लेकिन अगर उसको उसकी जो प्रैक्टिस करके नहीं जाएगा ना कि इस शॉट की मैं एक बार प्रैक्टिस करके जाऊं, तो फिर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। उसको पता है, उसने 2 साल पहले वो शॉट मारा भी है, लेकिन अब उसको इस ग्राउंड पे खेलना है तो फिर से उसको जो है प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज इज द की टू सक्सेस, मैं हमेशा ये कहता हूँ। और हमारे मीडिया एग्जाम्स का लाइन भी है जो मैंने जिस जिस समय लोगो बनाया था, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। प्रैक्टिस करेंगे वो बड़ी चीज है, प्रैक्टिस में सारे ज्ञान आपको मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं भी आता होगा, मान लीजिए आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली एमसीक्यूज भी लगा रहे हैं तो आपको जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही आपका एमसीक्यू गलत होगा, आपका दिमाग और गर्म होगा कि यार मेरा गलत कैसे हो गया। जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तब आप इतना दिमाग स्ट्राइक नहीं करता, लेकिन जब आपके एमसीक्यूज गलत होते हैं ना तब दिमाग पे चोट लगती है ना, उससे काम होता है। तो प्रैक्टिस आपको जो है परफेक्ट बनाती है। जी। सर जैसे आपने अभी प्रैक्टिस की बात करी, जो लोग 4 महीना 6 महीना या एक साल पहले ही प्लान बना लेते कि हम सीयूटी करके हम्म। आईएमसी जाएंगे, उन बच्चों के साथ कई बार ये प्रॉब्लम भी होता है कि प्रिपरेशन के टाइम पे लास्ट मोमेंट पे अगर उनका कभी मोटिवेशन जैसे डाउन होने लगता है या उन्हें लगता है कि यार हमारी प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं हम्म। हो रही है, हमारा हो भी पाएगा हाँ, या नहीं हो पाएगा। कुछ बच्चे उस डर से एग्जाम नहीं देते, मतलब कुछ बच्चों को एग्जाम के बाद भी उम्मीद नहीं होती कि होगा नहीं होगा, तो उस देखो जो अच्छा और ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, जो सब्जेक्ट को अच्छे से समझ जाता है, उसके साथ हमेशा ये लगेगा कि यार ये चीज़ तो मेरे को मालूम ही नहीं था। जो कम ज्ञानी होता है ना, उसको लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे मास कम्युनिकेशन का एम तक ही पता है, पूरा मास कम्युनिकेशन मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट को एक बेसिक लेवल तक पढ़ लिया, तब समझ में आ गया कि इसमें और बहुत चीजें हैं। इतना सा नहीं है कि इस वाली थ्योरी के जो है ये 4 पॉइंट दिए हैं इतने। फिर पता चलता है कि इसमें पहले कंट्रोवर्सी चलती थी, ये थ्योरी पहले ऐसे दी गई थी, फिर बाद में जितना डीप जाते हो उतना जा सकते हो। तो होता क्या है बच्चे के साथ में लास्ट में जाते जाते कि उसको नई नई चीजें हमेशा दिखती रहती है, और वो ये सोचता है प्रिपरेशन करते हुए कि हाँ अब मेरा हो गया, फिर और नया दिखता है क्योंकि वो अच्छे से सीख रहा है, तो उसको नया दिखता रहेगा। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और एग्जाम टाइम में फिर जब नया दिख रहा होता है या कोई नया टॉपिक का कोई गलत हो जाता है ना, तो फिर उसको कहीं ना कहीं गुस्सा भी आएगा, वो डीमोटिवेट भी होगा। लेकिन आपको ये समझना है कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन क्या है। एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन ये है कि उस सब्जेक्ट का एक बेसिक लेवल तक की पढ़ाई आती हो। अब कई बार हमारे पास बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते एक तरीके से एकेडमिया के हिसाब से पढ़ने लग जाते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई एकदम अभी आप रिसर्च करके भी मत पढ़ो, आपको कुछ बेसिक लेवल के टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि एक जैसे नदी है, तो एंट्रेंस एग्जाम में एक दरिया है जिसको तैर के पार करना है, डूब के पार नहीं करना है। एकदम आप पूरा गोता लगा के नीचे नदी का देखते हुए जाएंगे कि नीचे नदी में क्या क्या है, सब कुछ देखते जाऊं, तो आप वहीं ठहर जाएंगे। ये एक दरिया है, इसको फटाफट से तैर के तैयार कर लीजिए, मतलब कि ओवरऑल जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं उनका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो आपकी। हाँ, डीप में डेफिनेटली होगा, वो डीमोटिवेशन उसी वजह से होता है। डीमोटिवेशन दो चीजों से हो सकता है, एक तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, अब नहीं पढ़ा तो भाई साहब उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता ना। अब एक बंदे ने तो मेहनत की है, अब आप कहेंगे सर मैंने मेहनत भी नहीं की और मेरा करवा दो, अब करवा दो लास्ट टाइम पे, तो कैसे करवा दे भाई। प्रोसेस ये है कि आप एक टाइम देके पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा।
अब आप प्रोसेस के उल्टा चल रहे हैं, पहले मजे कर रहे हैं या बैलेंस बना के नहीं चल रहे हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में, अपनी इंटर्नशिप में। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कौन है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इंटर्नशिप करने वाले बच्चे हैं, कुछ जॉब करने वाले बच्चे भी हैं। तो सबको बैलेंस करके चलना होता है। आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो 1 घंटा तो पढ़ो कम से कम। उस कैटेगरी में तो रहो कि नहीं मैंने प्रिपरेशन की थी। अब आप कह रहे हैं कि सर मेरे पास उस समय टाइम होता नहीं था, मैं तो अब 20 दिन रहे हैं, बताओ अब मैं क्या करूं। तो अब तो भाई साहब आप जितना समय है, जो प्रायोरिटी के हिसाब से टॉपिक निकल के आ रहे हैं वो पढ़ लीजिए, बाकी राम का नाम लेके एग्जाम दीजिए, फिर यही हो सकता है। ठीक है। तो एक डीमोटिवेशन का एक कारण ये कि आपने पढ़ाई नहीं की, दूसरा कारण ये कि कई बार आपको पढ़ते पढ़ते लगता है कि टॉपिक यार और बच गया, तो वो ऐसा नहीं है, आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल कर ली तो वो रहेगा एग्जाम में। अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 सबको नहीं आते, मेरे को भी नहीं आते। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी होती है। बस ये है कि हाँ, प्रायोरिटी में आपको देखना पड़ेगा या मैं कहूँ कि रैंक के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपसे बेहतर पढ़ने वाले कितने हैं। ठीक है, अगर आपसे बेहतर किसी ने पढ़ाई की है तो मेरिट में पहले वो आएगा। ठीक है, फिर आपने जितनी कम पढ़ाई की है फिर आप आएंगे, या आप जिस तरीके से एग्जाम दे के आए हैं, जो भी करके आए हैं, क्योंकि स्कोर क्या है कि जो आप एग्जाम में करके आए हैं वही है ना। अब आपने एग्जाम ठीक तरीके से दिया नहीं, क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी कर रहे थे, आप आते हुए भी गलत कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आपने भी सुना होगा, एग्जाम देने के बाद आके यही कहते हैं कि अरे अरे सर मेरे को तो ये तो आता था, मेरे आते हुए गलत कर दिया। अरे तो क्यों कर दिया भाई, आते हुए गलत क्यों हो रहा है तुमसे, आते हुए गलत प्रैक्टिस में कमी है। क्योंकि अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस साल के लिए 51 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। आपको मैंने दिए थे 2024 वालों को 31 मॉक टेस्ट। तो अगर आप 30 40 50 टेस्ट लगा के जा रहे हैं तो ऐसी गलतियां होना बहुत कम हो जाती है कि आते हुए तो कम से कम आप गलत नहीं करेंगे। कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, अगर आपके लिए नहीं पढ़ना हो तो पॉसिबिलिटी है कि अच्छे खासे एक नंबर है स्टूडेंट्स का उनका भी नहीं पढ़ा हुआ, तो फिर बात बराबर है, उसकी टेंशन नहीं है। टेंशन उस बात की होती है कि एक सिंपल एमसीक्यू था कि दूरदर्शन कब स्टार्ट हुआ और आपको 1959 एक ईयर भी याद नहीं आ रहा, तो फिर आपके साथ दिक्कत है, दिक्कत वो वहां खड़ी होती है। ठीक है। अब दूरदर्शन का लोगो नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट जो करके है अहमदाबाद में, ठीक है, तो वहां से अगर डिजाइन हुआ है और किसने डिजाइन किया, अगर आपको कुछ नाम याद नहीं आ रहा कि यार कोई भट्टाचार्य था, कोई देवाशीष करके था, अगर आपको नाम ये याद नहीं आ रहा, तो मैक्सिमम लोगों को वैसा फैक्ट नहीं पता, तो वो चलता है। ठीक है, वो चलता है, वो ऐसे एमसीक्यूज में चला जाता है कि चलो यार थोड़ा कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर भी आपने फिर पढ़ाई की है तो फिर आप टॉप रैंकिंग में आ जाते हैं, और जो टॉप रैंकिंग में आता है उसको उसका मनचाहा कोर्स मिलता है ना। ये है। सर, जैसे कोर्स की मनचाहे कोर्स की बात हुई है, तो अब जैसे क्योंकि अब आईएमसी डीम टू बी यूनिवर्सिटी है फिलहाल जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, और अभी आईएमसी में पीजीडी और एमए दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो कमिंग बैच के लिए 2025 बैच के लिए स्टूडेंट्स का ये क्वेरी हो सकता है कि क्या मैं पीजीडी में जाऊं या क्या मैं एमए में जाऊं, मेरे लिए एमए सही रहेगा या पीजीडी, प्लेसमेंट्स किस में मुझे बेटर मिलेंगी, क्या पीजीडी और एमए ये में तो इस साल भी पूछा गया था, आप सब हम्म लोग भी पूछ ही रहे थे। हम्म देखो ऐसा है कि एमए कोर्सेज अच्छा है, ठीक है, किसी भी मामले से आप निकाल के देख लीजिए, हम्म एमए कोर्सेज में पीजी डिप्लोमा है तो सही, ऑलरेडी है। आप 1 साल करके एग्जिट कर लीजिए, उसी टॉपिक का पीजी डिप्लोमा हो जाएगा। अब आप 1 साल में छोड़ दीजिए, पीजी डिप्लोमा इन स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन हो तो गया, स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन यूनिक भी हो गया, अच्छा भी हो गया। स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन में आपका एडवर्टाइजमेंट, पीआर, हर तरह की फील्ड आ जाती है। ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई सेक्टर ही नहीं बच रहा है आमतौर पे जिसमें स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा हो। अगर आप स्ट्रेटजी कम्युनिकेटर हैं अच्छे खासे, तो कौन सी फील्ड ऐसी है जिसमें आप काम नहीं कर पाएंगे, हर फील्ड में कर सकते हैं। तो वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपसे जो 20 साल एक्सपीरियंस्ड है, जो सेक्टर में काम कर रहा है, वो समझ रहा है कि स्ट्रेटजी कम्युनिकेटर का क्या मतलब होता है। ये केवल एडवर्टाइजिंग स्पेसिफिक जो कोर्स करके है उसके लिए क्या चीज़ें हो सकती है, तो वो समझ रहा है। ठीक है। और पीजी डिप्लोमा देखिए, हिंदी जर्नलिज्म इंग्लिश जर्नलिज्म नाम से अगर आप देखें तो कहीं आपने बहुत कम देखा है कि इंग्लिश जर्नलिज्म हिंदी जर्नलिज्म नाम से कम कोर्सेज होते हैं। ये लैंग्वेज के नाम से कोर्स बने हुए हैं। तो इसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो ये हट जाएंगे या रिप्लेस हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कभी तो इम्प्रूवमेंट आएगी। आप एक जैसा कोर्स हमेशा नहीं चला सकते हैं। आईएमसी में भी आमतौर पे 3 सालों में सिलेबस चेंज होता रहा है। ठीक है। और भविष्य ज़्यादातर मैं जहाँ देख पा रहा हूँ एमए कोर्सेज का ही है।
बाकी ठीक है अभी बहुत सारे डिसीजन होने बाकी है आईएमसी में, वो तो अब समय के साथ पता चलेंगे। उस पर अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते। जी सर, आईएमसी में आने के बाद जो एक स्टूडेंट की जर्नी रहती है, अब तो चलिए एमए में 2 साल की जर्नी और पीएचडी में 9 मंथ्स की, 8 मंथ्स की, क्या वो 5 बातें हैं जो एक स्टूडेंट को करनी चाहिए, और क्या वो 5 चीजें हैं, क्या 5 बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए कि मैं आईएमसी में आया हूँ, अब मुझे ये तो करना है लेकिन ये चीजें नहीं करनी है। तो देखो ऐसा है कि आईएमसी में कोई भी जाएगा तो पढ़ने के लिए जाएगा, सीधी सी बात है। तो बस पढ़ना है और क्या है। फिर आप पढ़ने का आपका मन है, जैसे मैं सुबह करीब 9 बजे पहुंचता था आईएमसी में और शाम को 7 बजे निकलता था। आपको भी पता है कि आमतौर पे आईएमसी की क्लासेस 10 से 5 चलती है, तो मैं आराम से 3 से 4 घंटे ज़्यादा रुकता था। और कई बार सैटरडे संडे भी जाते थे। ठीक है, तो मैंने तो अच्छा खासा यूटिलाइजेशन किया है एमसी का। कई बच्चे ज़्यादा, जिनका ज़्यादा मन जेएनयू में कैंपस घूमने में लगता है, किसी का जो है फिर दूसरी चीज़ों को करने में लगता है। तो मैं यही सोचता हूँ कि भाई जहाँ जिस काम के लिए आप गए हैं वो पर्पस सॉल्व कीजिए। आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है तो यहाँ से पास आउट होने के बाद में आप किसी हिल स्टेशन में या राजस्थान में हमारे जैसलमेर में या कहीं साउथ में, जहाँ जाना आप चले जाओ, घूमने फिरने की कोई जगह कम नहीं है। हाँ ठीक है, आपको जेएनयू में गंगा ढाबा या फिर किसी भी तरह में दैया ढाबा जाना है तो फिर आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी एक बैलेंस होता है ना लाइफ में, कि आईएमसी आए हैं तो इस चीज़ के लिए नहीं आए, पहले वो पर्पस सोल्व कीजिए। ठीक है, फिर कोई सेकेंडरी या थर्ड जो बात है उसको लेके आइए दिमाग में। लाइब्रेरी का यूज़ करो, अच्छे खासे रिसोर्सेस हैं, कैमरा इशू करवा लो, बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनाओ, अपना वर्क सैंपल रेडी करो, प्रोफेसर से अच्छी बना के चलो। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ कि है आगे बढ़ने की, वो आपकी है एक तरीके से, कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स कैसे हैं। अगर आप आईएमसी जाने के बाद में अपने आप को उस तरीके से ढाल नहीं रहे कि मेरे को अपनी रिलेशनशिप बिल्डअप करनी है, मेरे को अपने कॉन्टेक्ट्स बना रहे हैं, अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके दिमाग में नहीं है तो फिर आप कुछ खास कर नहीं पाएंगे आईएमसी जाने के बाद। आईएमसी जाने का बेनिफिट ही तब है जब आपके अच्छे खासे कॉन्टेक्ट्स बने और आप जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग है वो आपके अच्छे से कंप्लीट हो। फिर वो अगर आपका पर्पज सोल्व हो रहा है, फिर आप चाहे दैया ढाबा घूमें या कहीं भी दिल्ली में जाए या जो भी आपको करना है करे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मस्ती मजे भी करने चाहिए लाइफ में, है ना, क्योंकि जॉब लगने के बाद में वो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। फिर ऐसा लगता है कि यार मैंने कभी कुछ किया नहीं, मजे नहीं लिए, तो मजे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर, व्यूअर्स के लिए एक तो कोई फाइनल एडवाइस, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो आईएमसी में आना चाहते हैं और जो अभी है भी उनके लिए भी, और लोग आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो मेरा मीडिया एग्जाम्स नाम से प्लेटफॉर्म है, मीडिया एग्जाम्स डॉट इन मेरी वेबसाइट है। मीडिया एग्जाम्स नाम से यूट्यूब चैनल है, मीडिया एग्जाम्स नाम से टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल है। ठीक है, मेरा नंबर है 9509201225। कभी भी आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आधी रात को भी मैसेज करेंगे और अगर मैं उस समय ऑनलाइन हुआ तो आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, जितना भी मैसेज आज तक मेरे पास आया, मैंने 99% सभी स्टूडेंट्स को रिप्लाई किया है। हर साल 5,000 स्टूडेंट आते हैं गाइडेंस या काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग और गाइडेंस मेरी बिल्कुल फ्री है, मैं कभी कोई चार्ज नहीं करता। मेरे जो भी चार्जेस हैं मेरे अपने कंटेंट के लिए है, जो कि मेरी एप्लीकेशन पे है। ठीक है, मीडिया एग्जाम्स नाम से हमारी प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे एप्लीकेशन है, जिसपे हम सीयूईटी पीजी का कोर्स भी चलाते हैं, पीआरओ के कोर्स भी चलाते हैं, और आने वाले भविष्य में कुछ और भी तरह के कोर्सेज जो है मैं डिजाइन कर रहा हूँ, तो वो भी चलेंगे। लेकिन ये ना कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकता है, अगर हम जल्दबाजी में चलेंगे तो काम उतना बेहतर नहीं हो सकता। तो जो भी हमारे पास लोग रिक्वायरमेंट लेके आते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये सुविधा चाहिए, तो जैसे आप देखिए कि आंटी का जो पेपर होता है वो सीबीटी मोड में होता है। तो मैंने भी जब अपना ये प्लेटफॉर्म बनाया तो वो उस पर्पज से बनाया कि आजकल के, क्योंकि कोरोना काल के बाद में सीयूईटी का जो है वो दायरा बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में ही मैंने फोकस किया, उससे पहले तो मैं कोई कोचिंग टाइप का हमारा ऐसा कुछ था ही नहीं। ऐसे ही बच्चे कुछ लोग भेज देते थे फ्री फोकट में, वही बात है कि किसी का आंसर चेक कर दिया, ग्रुप्स बने हुए किसी ने बता दिया, जो कि आज भी चलता ही रहता है। लेकिन वो तभी बना जब बात ये बनी कि सीबीटी मोड में ही जो है कहीं ना कहीं भविष्य दिख रहा है। बिना सीबीटी एग्जाम्स के आप देखो यूजीसी नेट का एग्जाम सीबीटी में हो रहा है,
बीच में उन्होंने ऑफलाइन करने की कोशिश की, क्या हुआ, खत्म हो गया। फिर से अलग अलग एग्जाम हर अलग अलग दिन में स्लॉट बना के करवाने ही पड़े। भविष्य इसी में है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें चीटिंग की संभावना कम है। अब जो फिजिकल आपके पास पेपर छप के आता है वो कहीं से भी लीक हो सकता है, ठीक है, उसमें धांधली होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो सीबीटी एग्जाम है उसकी भी कुछ खामियां हैं, लेकिन उसके कुछ फायदे भी हैं। मुझे लगता है फेयरनेस ज़्यादा अच्छी है उसमें, ठीक है। तो सीबीटी मोड में ही जो है मैं अपनी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता हूँ मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पे। और धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, और मैंने कॉन्टेक्ट बता दिया, बाकी अगर आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो के तो पता चल ही जाएगा लिंक। Sure, sir. Any final message to the students out there, like preparing for IMC and who are in IMC already? यह सबसे बड़ा फाइनल मैसेज ये है कि आप एक्टिव रहें। जैसे हमारे मीडिया एग्जाम्स का टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखो अभी तो शेड्यूल ही नहीं आया एग्जाम का, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर में फॉर्म आएंगे। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो फॉर्म ही मिस कर देते हैं सीयूईटी का। वो सोचते हैं कि मार्च में फॉर्म आएगा, जबकि मार्च में इस साल एग्जाम हो चुका था। आप सोचेंगे, मार्च में मेरे पास मैसेज आए थे बच्चों के कि सीयूईटी के फॉर्म कब आएंगे, मैंने कहा एग्जाम हो चुका है। तो उनको लगा कि यार ये कौन सा मेंटर है, ये क्या बात बकवास कर रहा है। तब उन्होंने गूगल करके देखा कि सच में सर ये तो एग्जाम हो चुका है, हमने देखा मार्च में फॉर्म आएंगे। तो आपने क्यों देखा भाई ऐसा? आप पहले से 6 महीने 7 महीने पहले एक अच्छी जगह कनेक्टेड रहो जहाँ पे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। तो पहले एक्टिव रहना बहुत जरूरी है कि कब कौन सी चीज होने वाली है। अगर आप एक्टिव नहीं है ना, तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। काफी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एग्जाम तो दिया था, लेकिन आईएमसी के काउंसलिंग फॉर्म का पता नहीं चला, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जिनके मार्क्स अच्छे थे, उनको लगा कि यार उनका होगा नहीं, तो इस चक्कर में उन्होंने जो है फॉर्म ही नहीं भरा। फिर पता चला कि इस नंबर पे तो हो सकता था, है ना। तो हर चीज को आप डिस्कस करके चलिए, और मैं तो अपना प्लेटफॉर्म हमेशा खुला रखता हूँ। जिसको जो भी डाउट हो, बिना किसी दिक्कत के, बिना झिझक के आप पूछिए, खुल के पूछिए। मतलब बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैं आईएमसी में बैग कौन सा लेके जाऊं, तो उसका भी मेरी ओर से जवाब मिलता है कि हाँ भाई ऐसा ले जाओ, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको टेंशन होती है, आपको लगता है कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो आप खुल के पूछिए। मेरी तरफ से आपको जो है कभी निराशा नहीं मिलेगी। और मीडिया एग्जाम्स का प्लेटफॉर्म जो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग उससे जुड़ें और हमें एक सेवा का मौका ज़रूर दें। और सबसे अच्छी चीज़ ये भी है इस एग्ज़ाम के अंदर कि आपको इतना सब कुछ सीखने को मिल जाता है कि इस फील्ड में जब आप जा रहे हैं तो फिर एक तरीके से आप पहले ही तैयार हो जाते हैं। आप देखिएगा, अगर आप हमारे यहाँ से पढ़े हैं तो आपने यहाँ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में जो टॉपिक्स पढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं फिर से आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में क्लासेस में डायरेक्टली काम आते हैं। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी से कर रहे हैं ना, मन लगा के कर रहे हैं अच्छे प्लेटफॉर्म से, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल एंट्रेंस एग्जाम तक ही है, वो सेमेस्टर एग्जाम तक भी है, वो प्लेसमेंट में स्क्रीनिंग टेस्ट पर भी है, और जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तब भी वो पढ़ा लिखा हुआ समझा हुआ डिस्कस किया हुआ काम आएगा। तो ये कहानी है। और चिरंजीवी जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को इनवाइट किया और इतने क्वेश्चन पूछे, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने अपना टाइम निकाला शेड्यूल में से, वरना क्योंकि बच्चों का क्वेरी भी होता है, और ये भी है कि अभी इस फील्ड में मीडिया के अंदर कोई ऐसा एक क्लियर विजन देने के लिए कोई ऐसे मेंटोर ज़्यादा है नहीं। तो वो आपका बड़प्पन है कि आप आए, आपने टाइम दिया और इतने सारे क्वेश्चंस का आपने आंसर किया। अब ये जो लोग देखेंगे वो आपसे कनेक्ट करेंगे तो उन्हें और हेल्प होगी। एक क्लोजिंग नोट पे, क्योंकि अब जूम का लिमिट भी थोड़ा सा लिमिट आ रहा है, मतलब वो हम्म। रिकॉर्डिंग का। आपका ये जो एक क्वालिटी है कि सर आप एक धैर्य, आप में एक ठहराव, आपके वर्ड्स में, आर्टिकुलेशन में, लैंग्वेज में है, तो ये जो एक शांत स्वभाव है, ये विद टाइम डेवलप किया है आपने, या फिर ये मतलब कैसे कर सकता है कोई स्टूडेंट? देखिए मुझे तो लगता है कि मैं कई बार खुद हाइपर हो जाता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। और देखो ये चीज़ तो ऐसी है कि जो टाइम के साथ में ही आती है, जब आप उस चीज़ को पा लेते हैं ना। जैसे मैंने एंट्रेंस एग्जाम को एक तरीके से इनहेल कर लिया है, तो मैं तो जानता हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। लेकिन अब मैं ये भी जानता हूँ कि जो बच्चा मेरे से नया जुड़ रहा है ना, उसकी क्या क्वेरीज है, क्योंकि मैं उस स्टेज को पार कर चुका हूँ। क्योंकि मुझे खुद याद है कि जब मेरे को एमसी के बारे में कुछ पता चला, तो मैंने कुछ वीडियोस देखे, या मेरे दिमाग में कितने तरह के क्वेश्चन थे, मैं क्या क्या सोच रहा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि पीजीडी कोर्सेज और पीजीडीएम कोर्सेज में
क्या फ़र्क होता है, ये कितने साल का होता है, इसमें कैसी डिग्री होती है, इसकी डिग्री में क्या लिखा होता है। मैं एमसी के रीजनल कैंपस में पढ़ रहा हूँ तो उसमें क्या लिखा आएगा, उसमें अलग से क्या लिखा हुआ आएगा। मैं इसके साथ ये डिस्टेंस वाला कर लूँ कि नहीं कर लूँ, इग्नू वाला कोर्स कर रहा हूँ वो छोड़ के कर लूँ कि नहीं कर लूँ। हजार तरह के झंझट होते हैं। ठीक है। और उनमें से कई झंझट तो मैंने अपने जीवन में पार कर लिए हैं, और आगे नए वाले झंझट जो है हम झेल रहे हैं। ठीक है। तो पीछे वालों को अगर आप उस तरीके से गाइड नहीं करेंगे ना शांत होके, तो वो बेचारा समझ नहीं पाएगा। ठीक है। अब मैं, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है जिसमें आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, मान लीजिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ या काम कर रहा हूँ, बीच में कोई चिंदी मिंदी टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, आपने देखा होगा ग्रुप में, तो वो आता है। ठीक है। तो उसका जवाब देना पड़ता है। ठीक है। अगर नहीं देंगे तो फिर वो बच्चा कहेगा कि अरे यार कैसा टीचर है, बात नहीं करता, ठीक से नहीं करता। तो इससे अच्छा है कि भाई साहब प्रभु आप हैं, आपकी वजह से हम चल रहे हैं। वो होता है ना कि बच्चों के बिना स्कूल नहीं चल सकता, तो बच्चों को प्रणाम करके चलो, है ना। अगर आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर आपको पकड़ पकड़ के है ना, सोशल मीडिया पे पकड़ पकड़ के खींचेंगे कि अरे यार ठीक से नहीं किया। तो वो ठहराव उस तरीके से ही आ जाता है, सही बात बताएं तो। ठीक है। ये है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत कुछ समझने को मिला। एंड आई होप ये और भी बच्चों को हेल्प करेगा। आगे भी फ्यूचर में कभी अगर हमें लगा कि आपको हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत है तो वी विल अगेन इनवाइट यू। बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर बिल्कुल। कमिंग टुडे। थैंक यू चिरंजीवी जी, थैंक यू। थैंक यू।